के अलावा भी लड़ाई जीती जा सकती है। वो कैसे जीती जा सकती है कि हम तुम्हारी अवज्ञा करेंगे, हम अपने आप से आपको भगा देंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कि अपने अंदर भी एक आदमी व्यक्ति क्या कर सकता है, सोच के लिए या आपकी बात न मानने के कारण पर आपका विरोध करने के आधार पर बिना हिंसा किए आपको हरा देंगे। इन स्थितियों को देखते हुए क्या किया कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को जब शुरू किया तो फिर मैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया में हर व्यक्ति से जीत रहे हैं, दुनिया में हर व्यक्ति से जीत रहे हैं, और इस समय इस हार मानते व्यक्ति से हम कैसे हार मान, उनके अंदर एक घमंड था। लेकिन जब चीन के दबाव में, अमेरिका के दबाव में, इन सभी देशों के दबाव में उसने क्या किया, अंततः उनको गांधी जी को रिहा करना पड़ा। ठीक, ये बात लिखो, सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से इनकार किया। पहले तो ये लिखो, सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीय थे और उन तीनों भारतीयों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी बात को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्य एचपी मोदी, एमएच आर्य, तथा एनआर सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ये कार्यकारिणी परिषद समझते हो नहीं, जो वायसराय होता है उसकी कार्यकारिणी परिषद से क्या किया, सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक दबाव पड़ा और दबाव होने के कारण क्या किया गया, बाद में इन सभी नेताओं को धीरे धीरे चुना जाता है। पहले 6 मई 1944 को गांधी जी को 44 को लॉर्ड वेवेल ने 6 मई 1944 को लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को रिहा किया। 6 मई 1944 को लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को रिहा किया। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, गांधी जी को रिहा कर दिया गया। भारत देखो, एक चीज आपको बता रहे हैं, ये किताबों में इसका उल्लेख कम मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मध्य प्रांत, समझते हो, मध्य प्रांत के एक न्यायाधीश थे टी बेकेलर, ये मध्य प्रांत के न्यायाधीश थे और इनकी अध्यक्षता में क्या किया, सरकार ने एक समिति गठित कर और समिति गठित करके कहा कि देखिए, जांच करिए क्या है इसमें। तब जब उसने समिति गठित की सरकार ने, तब 29 नवंबर 1939 को इसी समिति ने क्या किया, 29 नवंबर 1943 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित की और रिपोर्ट प्रेषित करके कहा कि भारतीयों को हो सके तो जल्दी रिहा कर दिया या भारतीयों को उनके लिए शासन छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन उधर कांग्रेस के श्री राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन में, अच्छा पहले तो हमें ये बताइए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहले जो शुरुआत होती है, कौन इसका विरोधी रहा? जवाहरलाल नेहरू। पहले इसके जवाहरलाल नेहरू है, विरोधी थे, लेकिन बाद में हमने आपको बताया था गांधी जी के उत्तराधिकारी। गांधी जी का कार्य क्या है? देखो, अगर देखा जाए नवयुवक नेताओं में 3 ऐसे नेता हैं जो प्रभावित, एक
सुभाष चंद्र बोस, एक राजेंद्र प्रसाद और एक जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस वो किसी की मानते नहीं थे, गांधी जी की भी मानते। वो जैसे क्या होता था कि कोई भी बात होती उनमें मतभेद हो जाता और वो किसी भी हालत में नहीं मानते। और गांधी जी अगर देखा जाए सुभाष चंद्र बोस का इसी के आधार पर उनका भविष्य भी खराब किया भारतीय नेताओं ने कि शिकार वो तो अलग बात है, वो फिर बाद में होता है। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ होते तो गांधी जी हम यहाँ, और नेहरू जी के और सुभाष चंद्र गांधी जी जो गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ होते तो गांधी जी की हम यहाँ मिलाते थे, और जब सुभाष चंद्र बोस के साथ थे उनकी हम यहाँ करते थे। अब गांधी जी के साथ जब हम यहाँ मिलाते भी थे, लेकिन कभी कभी वैचारिक मतभेद हुआ। जब मतभेद इतने होते थे बहुत ज्यादा, तब गांधी जी के साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन में मतभेद था, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू इनके समर्थक कहा, भाई आपने हमें अपना उत्तराधिकारी बनाया, आपने कहते हो फिर आपकी बात हम मानेंगे, तो अब हम आपका समर्थन, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। अब जबकि देखा जाए बनाया किसने था? महात्मा गांधी। ध्यान रखना, बनाया महात्मा गांधी ने, पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। बात अब इसी बात के लिए देखो, जब इनके उत्तराधिकारी थे तभी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और जो राजेंद्र प्रसाद है वो क्या बने? आधार यही से उत्पन्न हो जाता है, यही से नीचे रहिए। भारत छोड़ो, नोट पे लिखना, भारत छोड़ो आंदोलन, किसी को लिखना भारत छोड़ो आंदोलन, नोट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु मध्य प्रांत के न्यायाधीश ई बेकेडन, ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा ई बेकेडन, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिल पाएगा, ठीक ध्यान रखना। ई बेकेडन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। जांच आयोग का गठन किया गया 29 नवंबर 1939 को 29 नवंबर 1939 को आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी। 29 नवंबर 1943 को आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी। अब देखो, हमने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के विपक्ष में, लेकिन जब आंदोलन चलने लगा क्या तब वो विपक्ष में थे? अगर पिछली बात याद करो, क्या वो विपक्ष में थे? अब तो पक्ष में आ गए, केस उन्होंने किया था तो पक्ष में आ गए। अच्छा, अब हमें बताइए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है इस समय इस भारत छोड़ो आंदोलन का विपक्षी कौन? इस समय विपक्ष दूसरा कोई कर रहा, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही साथ में कहा था कि सब हो सके तो ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करो। वो है केवल राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, वो कहते हैं युद्ध में सहयोग देने के पक्ष में थे, कहते ऐसा करिए। लेकिन अब इसी आंदोलन के दौरान समांतर सरकारें भी स्थापित की, समांतर सरकारें स्थापित की गई। समांतर सरकारों का मतलब है कि हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, केवल अपने भारत के लिए अपनी सरकारें कानून के, मतलब ब्रिटेन के समांतर सरकारें। लिखिए कांग्रेस नेता, समझ के चलना, जहां पर ना समझ होगा पूछ लेना। कांग्रेस नेता श्री राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। श्री राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जबकि वह सरकार को युद्ध में सहयोग देने के पक्ष में, इस आंदोलन के दौरान भारत में अनेक समांतर सरकारें स्थापित
अनेक समांतर सरकारें स्थापित की। जैसे समांतर सरकार की बात करें, पहले तो स्थान डालो, फिर नेता डालो, स्थान डालो, नेता डालो और अवधि भी डालो। अवधि कम मिलती है ना, कितने कौन किसने किसने स्थापित किया। जैसे आपने यूपी में एक नाम सुना होगा, बलिया। बलिया में किसने समांतर सरकार स्थापित की थी? बलिया, हाँ, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने बलिया में स्थापित किया। बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी। यूपी और जो बिहार का लाट क्षेत्र, बिहार के मतलब बिहार जैसे है, बिहार के खते में है बलिया। बलिया में सरकार स्थापित की थी चित्तू पांडे ने अगस्त 1942। अगस्त 1942। और ये सरकार कितने दिन चली? एक सप्ताह, केवल एक सप्ताह। फिर कामरूप मिदनापुर बंगाल, ये पड़ता है बंगाल। कामरूप मिदनापुर ये बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर जातीय सरकार है, जातीय सरकार। ये किसने गठित की थी? जातीय सरकार शब्द ज्यादातर मिलता है। जातीय सरकार ये किसने बनाई थी? सतीश सामंत। सतीश सामंत। सतीश सामंत ने सरकार बनाई थी। अब कब से कब तक रही है? सितंबर 1942 से दिसंबर 1942। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944। कितनी सरकार? तीसरी 17 की। 17 की सरकार को किस नाम से जानते हैं? 17 में भी समांतर सरकार बनी थी। 17 की प्रति सरकार कही जाती है। प्रति सरकार। अब जबकि आप उल्लेख इसका केवल 17 की सरकार हो गई। 17 कहाँ पड़ता है? यह भी अच्छे लिखते। ठीक, यहाँ पर कितने गठित की थी? वाई बी चहवान। वाई बी चहवान ने और प्लस सतीश मेरन क्या नाम उसका है? नाना पाटिल। प्लस नाना पाटिल। ये लोगों ने क्या किया था? नेता जो ये बने थे और कब से? 1943 से 1945। 1943 से 1945 सबसे लंबी अवधि तक सबसे लंबी अवधि तक की सरकार जो है वो ये है और सबसे कम है ये चित्तू पांडे। ठीक, फिर डालिए एक है कोराबाट उड़ीसा। कोराबाट ये पड़ता है उड़ीसा। और ये किसने स्थापित की थी? वहां पर लक्ष्मण नायक। इसका सही से समय का विभाजन नहीं होता है, पूछा जाता है। केवल ये पूछा जाएगा कोराबाट लिखा है। ठीक, कोराबाट उड़ीसा पड़ेगा और यहाँ पर ये समांतर सरकार। ज्यादातर आप किताबों में उल्लेख ये 3 का पाओगे, ये 3 का, इसका उल्लेख कम मिलता है। ठीक,
लिमिट बढ़ाओगे तभी इसका उल्लेख मिलेगा, अन्यथा इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। ठीक, ये 4 सरकारें भारत में सबसे ज्यादा मशहूर। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, सरकार झुकने लगी, सरकार कहती है कि हम कैसे समझौता करें। इसी उद्देश्य से क्या किया कि लॉर्ड बेवेल ने एक योजना तैयार की, लॉर्ड बेवेल योजना। और ये योजना कहाँ हुई? शिमला, इसलिए इसे हम शिमला सम्मेलन। जब लॉर्ड बेवेल ने भारतीयों के साथ क्या किया, समझौता करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, और उस सम्मेलन को किसने बुलाया? लॉर्ड बेवेल ने, इसलिए उसे लॉर्ड बेवेल योजना कहते हैं। अब कहाँ हुआ ये सम्मेलन, कहाँ बुलाया था शिमला में, इसलिए उसे हम शिमला सम्मेलन कहते हैं। इसके आगे डालो बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, इसमें कोई दिक्कत? चलिए जानिए बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। देखो आपको 60 करने पहले बेवेल ने क्या किया, भारतीय नेताओं को सम्मेलन बुलाने के लिए उन्होंने कुछ उनके लिए अच्छाई के लिए बातें, मानने के लिए बातें की। अब जब उसके बाद में क्या किया, इसी आधार पर उन्होंने सम्मेलन बुलाया। तो पहले नियम सीधी सी बात, अब हम उसको कम करके एक में बढ़ा रहे हैं। ये बात लॉर्ड बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। अब देखो जून 1900 क्या किया, जून 1945 में वायसराय कौन था? बेवेल। जो बेवेल है, बेवेल ने क्या किया, बेवेल ने जून 1945 में कांग्रेस के समस्त नेताओं को जेल से लिया। हमारी बात समझना, कांग्रेस के जितने नेता थे उन सबको उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन सबको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। अब रिहा करने के बाद 14 जून 1945 में लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस के सभी नेताओं को पहले तो रिहा कर दिया। दूसरी बात, जब 1945 में लॉर्ड बेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की और जिसमें उन्होंने क्या किया, कहा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनः गठित किया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनः गठित किया जाएगा और इस परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ दो किसके रहेंगे, दो केवल रहेंगे अंग्रेजों और बाकी शेष सभी सदस्य भारतीय रहेंगे अगर आप लोग आंदोलन खत्म करें। दूसरी बात, सीमांत क्षेत्र या कबाइलियों के विदेशी मामलों के अलावा, जैसे सीमा का कहां से भारत रहना है, सीमांत क्षेत्र व कबाइलियों के विदेशी मामलों के अलावा सारे अधिकार परिषद को दे दिए जाएंगे, वो सब भारतीय करेंगे। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन पता लगा हर समय वो वीटो लगाने से ये ऐसा नहीं होगा, उस पर कंट्रोल रहेगा। चौथी बात कही थी, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाएगा, जो अंतरिम व्यवस्था होगी वो कही जाएगी। ऐसी बात इन्होंने कही थी। कहा कि अगर आप लोग क्या करो कि हमारे साथ समझौता करें तो ऐसी बात कर लेंगे। लेकिन जब पांचवी बात उन्होंने एक बात और कही थी, पांचवी बात कही, भारत में घटे के व्यापारिक और आर्थिक हितों के संरक्षण का एक उच्चायुक्त नियुक्त कर देंगे और जिस पर इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया। जो बातें उन्होंने लिखकर दी, इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए उन्होंने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और उसी को हम कहते हैं शिमला। पहले बात बेवेल योजना में उन्होंने अपनी बातें कही और उन्हीं पर विचार विमर्श करने के लिए पहले भारतीय नेताओं को रिहा किया, ताकि विचार विमर्श करेगा कौन? भारतीय नेता करेंगे। तो विचार विमर्श करने के लिए जो सम्मेलन बनाया उसी को हम कहते हैं शिमला। इसी के नीचे देखो जून 1945 ये सब छोड़ दे। जून 1945 में वायसराय लॉर्ड बेवेल ने
वेबल ने जून 1945 में बायप्रधान लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस के समस्त नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। कांग्रेस के समस्त नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। जून 1945 को 14 जून 1945 को वेबल योजना प्रस्तुत की। वेबल योजना प्रस्तुत की जिसमें निम्न प्रावधान नंबर 1, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनः गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनः गठन किया जाएगा। इस परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा समस्त सदस्य भारतीय हो। पहली बात तो ये बात देखो, ये दूर का नाटक है। भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए वेबल ने एक नाटक प्रस्तुत किया। हम सब ऐसे शब्दों का ही उपयोग करेंगे क्योंकि उन्होंने वास्तविक रूप से उनका नाटक किया है। कमांडर इन चीफ और वायसराय जो मुखिया, ये दोनों तो बनी रहेंगे, बाकी अब पावर तो उन्हीं के पास है। हम भारतीयों को क्या मिलेगा? तो एक नाटक की तरह क्या होगा, इन्होंने क्या कहा कि भारतीयों की दूसरी बात हो परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या। नंबर 2, परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। अब देखो, कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या ये कह रहे हैं बराबर होगी, जबकि आप हमें बताइए अल्पसंख्यक में एक मुस्लिम। देखो, एक अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक किसको घोषित किया जाता है? क्षेत्र में समुदाय की संख्या कम हो। क्षेत्र में देखो, अल्पसंख्यक वो घोषित, ये बात सही है, टोटल जनसंख्या का जिनका 51% से कम, जिनका कम है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी। और किस आधार पर होगा? जाति के आधार पर है, धर्म के आधार। अगर उस समय देखा जाए तो 50 करोड़ इस्लाम धर्म मुस्लिम है और 25 करोड़ मुस्लिम है और 50 करोड़ भारतीय है। अब बताइए, भारतीयों में हिंदू और मुस्लिमों की परिषदीय संख्या बराबर का मतलब है 25 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और 50 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व, दोनों बराबर के सदस्य करेंगे। तो कांग्रेस क्या स्वीकार कर लेगी? इस आधार पर भी विभेद रहा। दूसरी बात, यहीं पर जो वेबल योजना में ये बात शिमला सम्मेलन में कही गई थी, जिन्ना ये कह रहे थे कि कार्यकारिणी परिषद में टोटल सभी सदस्य केवल मुस्लिम धर्म के होने चाहिए, कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं होगा। यही खंडन होगा। दूसरी बात देखो क्या लिखा, अगली बात, सीमांत क्षेत्रों। नंबर 3, सीमांत क्षेत्रों व कबायलियों के विदेशी मामलों के अलावा। कबायली का मतलब वो सीमांत क्षेत्र कौन सा, जहां पर हमने बताया था अब्दुल गफ्फार खां, इंडिया का मैप नहीं है। अब हाँ, अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है वहीं पर कबायली लोग, ठीक है। कबायलियों के विदेशी मामलों के अलावा सारे अधिकार के
भारतीय सदस्यों के पास होंगे। अगला नंबर भारतीयों के पास। जी जी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का वीटो का अधिकार, गवर्नर जनरल का वीटो का अधिकार समाप्त नहीं होगा। बाकी हम समय जो लगाए जैसे वीटो पावर नहीं लगेगा। गवर्नर जनरल का वीटो अधिकार समाप्त नहीं, परंतु अनावश्यक प्रयोग नहीं, परंतु अनावश्यक प्रयोग नहीं। लास्ट लाइन, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। लेकिन का मानना था कि पहले युद्ध समाप्त हो जाए और जीत ले, फिर बाद में कौन छोड़ेगा, देखा जाएगा। हमारे को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए ही उन्होंने उद्देश्य बना रखा था। संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जो अंतरिम व्यवस्था हो, एक लाइन और लिखो ताकि इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। भारत में ब्रिटेन के व्यापारी, भारत में ब्रिटेन के व्यापारी व आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। संरक्षण के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। अब देखो, ये जो इन्होंने क्या किया, ये योजना प्रस्तुत की है भारतीयों के लिए, ये योजना प्रस्तुत कर दी उन्होंने, और इसी पर अब क्या करते हैं, विचार विमर्श करने का। नीचे देखो, बैबल योजना पर विचार करने हेतु, बैबल योजना पर विचार करने हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन का आयोजन किया। अब देखो, पहली बात तो शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, पहले डालो शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, कोई हमें बताओ तो। 1945। आप नेट पर सर्च करके डेट बाय में बताइए, नेट पर से सर्च कर लो और कब से कब तक चला वो हमें बताइए। हाँ, सर्च कर लो। किताबें में जो पढ़ोगे तो 25 से क्या पढ़ोगे, 25 जून से इसकी शुरुआत की थी, ये बात मानी जाती है। किताबों में उल्लेख मिलता है 25 जून, और हम आपको बता रहे हैं 24 जून 1945 से शुरू होता है। अब कब तक, 14 जुलाई 1945, 14 जुलाई 1945। उसमें कितने बता रहे हैं, ये दिखा रहे, लेकिन शायद दिख रही होगी, हमें नहीं पता, इतना पूरा बताया होगा। लेकिन बाकी किताबों में 25 जून दिखा रहा है ना, 24 दिखा रहा है, 24 नहीं, याद रखना किताबों में भी उल्लेख किसका मिलता है, 25 जून, 25 जुलाई, ठीक, 25 जून से इसका उल्लेख 25 जून, 24 जून है, 25 जून है, 24 जून से इसका 25 जून से किताबों में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उसको संशोधन कर लेना 24 जून है। ध्यान रखना, इसका किताबों में उल्लेख है, एस.के. पांडे जैसी किताबों में और भी है, किताबों में समय मिलेगा, ठीक, एस.के. गुप्ता, एस.के. पांडे, तो वहां पर भी संशोधन इसका 24 कर दें, एक दिन का दायरा बना रहता है। लेकिन ये अभी आयोग से कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे, अन्यथा किताबों में इसका उल्लेख
कम मिलेगा, लेकिन 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक ही सही माना जाएगा। ठीक, इसलिए इसी पर यहाँ पर क्या हुआ, शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ और इस सम्मेलन में देखो पहली बार तो चला कितने दिन, अंतर निकाल कर बताओ। इसमें कुल 21 भारतीय नेता शामिल हैं, इसमें कुल 21 भारतीय नेता शामिल हुए। आपको वैसे भी इसमें कुल कितने भारतीय नेता शामिल हुए, केवल 21 भारतीय नेता शामिल हुए। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन शामिल हुआ था, मुस्लिम लीग की तरफ से आगे कौन होता है, जिन्ना, इधर ही तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल। अब कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल होगा, अब्दुल कलाम आजाद, सही है। कांग्रेस की तरफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यहाँ पर लिख दे रहे कांग्रेस से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अब देखो बात बनने के लिए ये दोनों लोग एक ही है। अब ये दोनों लोग बात बन करके बात बना भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब देखो तब इसी समय आजाद का नाम सुना है, सुना है, नहीं सुना, सुनाना पड़ेगा। आजाद ने इस सम्मेलन को कहा था जन विभाजन। उन्होंने कहा ऐसा सम्मेलन बुलाया गया जिसमें हिंदू मुस्लिम इतने घनिष्ठ है। अब लाठी पे क्या होता है, लाठी से पानी को अलग नहीं किया जाएगा, या उसमें दीवार उठा के, एक ही पानी में दीवार उठा के दो हिस्सों में बांटता है। इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। आजाद ने इस सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जन विभाजन की संज्ञा दी थी। नीचे लिखो, इसी के नीचे लिखना और इम्पोर्टेंट करके लिखना। आजाद ने इस सम्मेलन को क्या 2-3 आजाद बताओ ना, देखिए ये आजाद ने इस सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जन विभाजन की संज्ञा दी। इस समय जो सामने दिख रहा है वही है। वाले नहीं हो, अभी तो कंफ्यूज अच्छा चलो बात चलिए। जन विभाजन की संज्ञा की नई लाइन देखो, जितना चाहते थे एक पॉइंट मुझसे गलत हुआ वो भी सुधार कर रहे हैं। जितना चाहते थे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मुस्लिम लीग के अलावा कोई अन्य मुस्लिम शामिल नहीं हो, कोई अन्य मुस्लिम शामिल नहीं हो। उसके नीचे लिखिए विश्व हिंदू परिषद का तर्क था, हमने बताया था 25 करोड़ 50 करोड़, वो चीज गलत है। 25 करोड़ हिंदू और 9 करोड़ मुसलमान। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद का तर्क था 25 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले 9 करोड़ मुसलमानों के मुकाबले 9 करोड़ मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व क्यों? 9 करोड़ मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व क्यों? जैसे 25 करोड़ जनसंख्या है किसकी?
हिंदुओं की और 9 करोड़ है मुसलमान, और इन दोनों को समान रूप से कैसे प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है? उतने सदस्य हिंदू के करें और उतने करें मुसलमानों के, तो 9 करोड़ आगे 9 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कम होना चाहिए, उनका ये मानना था। अब 25 करोड़ का ज्यादा होना चाहिए। ये बात इसी आधार पर क्या किया, विश्व हिंदू परिषद ने इनकार कर दिया, कांग्रेस ने भी इनकार कर दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मना कर दिया, बेवजह अस्वीकार। क्या ये सफल रहा कि असफल रहा? अतः शिमला सम्मेलन असफल, अतः शिमला सम्मेलन असफल, अतः शिमला सम्मेलन असफल, और बैबल योजना को निरस्त कर दिया गया, और बैबल योजना को निरस्त कर दिया गया। इन नोट में डाल दो, नोट करके। शिमला सम्मेलन में अकाली नेता, शिमला सम्मेलन में अकाली नेता, अकाली नेता, शिमला सम्मेलन में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह, अकाली नेता मास्टर तारा सिंह, भूलाभाई देसाई, भूलाभाई देसाई, तारा सिंह, भूलाभाई देसाई, देसाई, भूलाभाई देसाई, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान इत्यादि ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है लिखना। जर्मनी में नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा जय हिंद का नारा दिया, तथा जय हिंद का नारा दिया। देखिए फरवरी 1943 में, फरवरी 1943 में हिटलर की यू-बोट, फरवरी 1943 में हिटलर की यू-बोट नामक पनडुब्बी से, हिटलर की यू-बोट नामक पनडुब्बी से पनडुब्बी से रवाना हुए, पनडुब्बी से जापान रवाना हुए, पनडुब्बी से जापान रवाना हुए। जून 1943 में, जून 1943 में ये नाम सुना है? हाँ, मत्स्युद्धा ऐसे नाम मिलता है, और कभी कभी ऐसे हटा दें तो ये गलत हो जाएगा। मत्स्युद्धा इस नाम से सबसे ज्यादा वहां पर है, ये नाम से जापान पहुंचे, ये नाम से जापान पहुंचे। अब जापान पहुंच जाते हैं, यही आजाद हिंद फौज का गठन, पहले आजाद हिंद फौज के गठन। देखो आप
आपने नाम सुना होगा कैप्टन मोहन सिंह। इसके आगे जाओ क्या सर नहीं आगे बढ़िए अभी हेडिंग डालो आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का गठन ये क्या करते हैं पहले आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ कोई बता सकता है? आजाद हिंद फौज का गठन ये 15 दिसंबर 1941। आजाद हिंद फौज का गठन है 15 दिसंबर 1941। ये आजाद हिंद फौज का गठन है ठीक। ये गठन हुआ है कब 15 दिसंबर 1941 को। और किसने किया था? किसने किया था? तब उसके लिए कैप्टन मोहन सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह। अब हमें कोई ये बताओ, आप बहुत दिन से आजाद हिंद फौज पर है, कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन जो कहाँ किया था? सिंगापुर मलाया द्वीप समझिए, जहां पर इन्होंने गठन किया था उस स्थान का किताबों का प्लेयर उसका है उसका उल्लेख, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कैप्टन जो पहली बात तो कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर से प्रभावित होकर के ही इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज का गठन किया। और कहा मलाया, सही है मलाया। और मलाया कहाँ पड़ेगा? ठीक, मलाया कौन शामिल था? इसमें कौन शामिल था? आजाद हिंद से नहीं, कौन शामिल होगी? कौन भारतीय? प्रवासी भारतीय था। और कौन से कैदी? जो भारतीय कैदी है जापान में बंद है वो। और कोई बताओ? हिटलर द्वारा किए, या हम ऐसे कहें कि ब्रिटेन की तरफ से जो भारतीय सेना लड़ रही थी और जिसने जापानी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, वो सभी कैदी ही बेगू कैदी के रूप में माने गए। लेकिन क्या अगर देखा जाए एक अपने यहाँ भी कोई क्या जेल में बंद हुए व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है या नहीं है? है या नहीं है? भाई ये सिंपल बात आपसे पूछे है ये हमें बताओ, क्या जेल में रहकर के वोट डालने का अधिकार है? नहीं है सर। देखो पहली बार एक बार हमने इतिहास में आपको पढ़ाई थी, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कैदी होते हैं वो नागरिक रूप से मृत होते हैं, सामाजिक और नागरिक दृष्टि से वो मृत होते हैं, तो उनके पास ये कैसे अधिकार हो सकता है? आप आंदोलन कर सकते हो, अपने लिए बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लड़ सकते हो, वो अधिकार का। और वास्तविक रूप से जब कोई भी व्यक्ति आज भी आमतौर पर जेल में है, वो नागरिक या सामाजिक रूप से या आर्थिक ऐसे स्थितियों को देख करके देखा जाए तो मृत ही पाया जाएगा, वो मृत की श्रेणी में ही रखा जाता है, उसे अधिकार ऐसा नहीं है। ठीक, ये पहले शामिल कौन है? शामिल में ये ब्रिटिश सेना में शामिल हुआ भारतीय सैनिक, जिसमें आज बैठ करके लिखना, ब्रिटिश सेना में शामिल हुआ भारतीय सैनिक जिन्होंने
जापान के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इतनी बहुत बात, इससे लंबी कहानी देखा। ब्रिटिश सेना में शामिल वह भारतीय सैनिक जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण किया। एक बात नोट करके डाल दीजिए यहीं पर, नोट। मार्च 1942 में, नोट करके यहाँ पर डालना, मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने क्या किया था? रास बिहारी बोस ने गठन किया था सब, और एक डॉक्टर मोहन ने इसका नाम रख दिया। ये 1941 है, यहाँ पर 1942। मार्च 1942 में, मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने टोक्यो में इंडिया इंडिपेंडेंस या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। हाँ, लीग की स्थापना की, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अब यहीं पर जब नेता इंडियन इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना की और स्थापना करने के बाद यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस भी जाते हैं। वहीं पर जब नेताजी को नेतृत्व में 1943 में, अगर पहली बात तो जब उन्होंने लीग की स्थापना करने के बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन में लीग आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। ठीक उसी सम्मेलन में ये सुभाष चंद्र बोस को सौंपा जाता है। नीचे आइए, नेताजी के नेतृत्व में, नेताजी दिखा रहे या सुभाष चंद्र बोस दिखा रहे? नेताजी के नेतृत्व में जून 1943 में इस लीग का सम्मेलन, जून 1943 में इस लीग का सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया। बैंकॉक कहाँ पड़ेगा? थाईलैंड और टोक्यो जापान। बैंकॉक में किया गया। इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में लीग व आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किया। इस सम्मेलन में लीग व आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस, इस सम्मेलन में लीग व आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। आपको बता दें, जो टोक्यो में सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और वो हुआ था मार्च गठन 1942 में। तब सत्यानंद एक व्यक्ति आते हैं, उसका नाम है सत्यानंद पुरी। उन्होंने उनके माध्यम से सूचना भेजी गई थी सुभाष चंद्र बोस को और कहा गया था कि उन्हें निमंत्रण दिया गया कि वो पूर्वी एशिया में आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व करें। तब जाके ये 1943 में बात आती है, तब सुभाष चंद्र बोस को इनका नेतृत्व सौंपा जाता है, वो सत्यानंद पुरी के माध्यम से। ये बात हमने बीच से आपके 60 हटा दी।
सही हिंदी बना नीचे डालिए। अक्टूबर 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में अस्थाई भारत सरकार का क्या किया? गठन किया। अस्थाई भारत सरकार का गठन किया। इसका एक अन्य मुख्यालय भी रखा था उन्होंने। अस्थाई सरकार का गठन किया जिसका एक अन्य मुख्यालय रंगून में स्थापित किया। एक तो सिंगापुर में है और दूसरा रंगून में। याद रखना, ये रंगून का दूसरा जो मुख्यालय है, ये कई बार पूछा जा चुका है पीपीएस। रंगून में स्थापित किया है। अब देखिए, तो आप हमें ये बताइए, जो इन्होंने सिंगापुर में अस्थाई सरकार की स्थापना की थी, अस्थाई सरकार की स्थापना, इस सरकार को मान्यता किसने दी? जो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की जो स्थापना की थी, उसको मान्यता किसने दी थी? उसमें सबसे पहले जो इसकी मान्यता दी गई थी वो जापान ने दी और दूसरे नंबर पर जर्मनी ने। यही दोनों भारत को आजाद कराने में सबसे ज्यादा विपक्ष में सहयोग दे रहे थे। इसलिए जापान और जर्मनी ने इस अस्थाई को मान्यता दी। जापान और जर्मनी ने इस अस्थाई सरकार को मान्यता प्रदान कर। इस सरकार में चटर्जी क्या है? वित्त मंत्री। हाँ, सी चटर्जी वित्त मंत्री। प्रचार मंत्री। हम इनकी कहानी आदि काट रहे तब इनकी है वित्त मंत्री, प्रचार मंत्री लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये क्या है? क्या वो लक्ष्मी सहगल है। ठीक है, लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला मंत्री। ये महिला मंत्री बना। देखो, मंत्री और भी है लेकिन कुछ चीजों को उनको अलग बनाना। अब देखो, इसी समय आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का क्या किया गया? गठन किया गया था। एक सुभाष ब्रिगेड, एक जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और एक गांधी। जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का निर्माण भी किया गया था। और जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का निर्माण किया वो 5 हो गया। क्या पढ़ाने की छोड़ देंगे? थोड़े बच्चा थोड़ा चाहिए। चलो ना, आगे क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ा। ठीक, नहीं तो 4-5 लोग पढ़ने वाले होंगे, बाकी सब लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे, क्या फायदा। लेकिन कोशिश करो अपनी हिस्ट्री की क्लास लगने से पहले पता चलाए। जब लगातार क्लास लगी टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ का स्टार्टिंग करना पता नहीं चलता कहाँ क्या